बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 की टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। आज वो कवर करेंगे, ठीक है। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स भी मैं गिवन दे चुकी हूँ आप लोगों को। और नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं एवोपरेशन। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में सबसे पहला प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जो चेंजेस लिक्विड में आ रहे होते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाता है गैस के फेज़ में, वो एवोपरेशन कहलाता है। ये वो प्रोसेस होता है, ये वो फिनोमेना होता है जिसमें आपके पास लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, वो आपके पास एवोपरेशन कहलाता है। ये होता कैसे है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कि जो मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज़्यादा होती है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा उनके अपने दरमियान में, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं, वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो उन मॉलिक्यूल्स के मिड में होती हैं। मतलब ऐसे मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, अगर ये बात कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स जो कि आपके पास इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है अमंग दी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस ये वाली हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड कर रही होती हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी उनको ओवरकम कर लें और वो स्केप हो जाए अपनी सरफेस से, वो मॉलिक्यूल्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज एवोपरेशन। ये बच्चों रिवर्स होता है किसका, कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या होती है, जब आपके पास गैस जो होती है टेम्परेचर कम करने से दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन तुम लोग इस तरह देख लो कि अगर पानी की बॉटल ले लो, और जस्ट थिंक के अगर इफ़ यू हैव अ वाटर बॉटल, ठीक है, जो फ्रिज में से निकाली हुई है, देन व्हाट, आप उसको रखोगे टेबल पे, थोड़ी देर में देखोगे उसकी साइड्स पे वेपर्स अराइज होने लगेंगे, ठीक है। वेपर्स जो हैं वो कन्वर्ट होने लगेंगे किसमें, लिक्विड में, तभी वो आपको नज़र आने लगेंगे। समटाइम्स वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो टेबल पे भी आ जाते हैं। तो वो प्रोसेस आपके पास कंडेंसेशन का होता है, ठीक है। ये किसका प्रोसेस होता है, रिवर्स किसका होता है, कंडेंसेशन का, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एक अलग से पॉइंट है और ये आपको ईजी लगेगा, आप इसको ज़रूर अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब, थर्मिक मीन्स एनर्जी। ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगी, या कहना चाहिए उसको ओवरकम कर लेगी। इसकी एग्जांपल देखो, ये बहुत सिंपल सी है कि ड्राइंग क्लोथ्स की है। क्लोथ्स को जब हम सुखाते हैं सनलाइट में, तो वो एवोपरेशन करते हैं। एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है। एवोपरेशन आपके पास किसी भी टेम्परेचर पे होगी जिसमें आपके पास लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। वेपर कन्वर्ट हो रहा है किस में, वेपर में, ठीक है। सॉरी, वाटर कन्वर्ट हो रहा है। वाटर कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, ठीक है। ये आपके पास ये सिंपल सी होगी। अब आप आ जाइए मैकेनिज़्म के ऊपर कि एवोपरेशन का मैकेनिज़्म क्या होता है। एवोपरेशन का मैकेनिज़्म आपके पास ये होता है कि जब भी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा आपके पास कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं आपके पास, यहाँ मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में अपने आप को डाइवर्ट करते हैं, कंटिन्यूस मोशन होते हैं। और जब ये एक दूसरे से कोलाइड क्यों करते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन ये बात बता दूं आपके पास कि हर मॉलिक्यूल की अपनी वो एनर्जी नहीं होती है। हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, इतनी सेम नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ की एवरेज से भी ज़्यादा होती है। अगर जब एवरेज से ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, उन्होंने ब्रेक कर देना है, उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर देना है या उसको ओवरकम कर लेना है, और उनकी कोशिश होगी वो एस्केप करके वो बाहर निकल जाए। बताया जा रहा है जो मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं बेटा, कि अगर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है और कुछ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं।
वो स्टेबलाइज़ करने के लिए क्या होगा, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर देंगे या ओवरकम कर लेंगे और उनकी कोशिश होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएं, सरफेस में निकल जाएं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी आप लोगों को, हमारा भी ये होता है कि हम बेहतर जगह पे जाके रहें, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से थोड़ा और बेहतर जगह पे रहें, ठीक है, ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। सेम इसी तरह ही आपके पास इन मॉलिक्यूल्स की भी डिमांड होती है कि अगर वो अपनी स्टेबिलिटी से ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उस जगह चले जाएं जहाँ पे वो स्टेबल हो जाएं, इसलिए वो जगह छोड़ देते हैं वो लोग, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एवोपरेशन का कहलाता है। अब आ जाओ भाई, एवोपरेशन और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि एवोपरेशन कैसा प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवोपरेशन हर वक्त होती रहती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, इट हैपन्स एवरी टाइम। सो आई कैन से दैट एवोपरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके पास जैसे जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा एवोपरेशन भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे होते हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल हाई हो जाती है, और वो कैसे हाई होती है, क्योंकि वो सराउंडिंग में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जब वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो दे पोजेस अ हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसके रिजल्ट में वो वेपोराइज होते हैं। लेकिन जो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। अब जब उनकी एनर्जी ड्रॉप होगी और टेम्परेचर सराउंडिंग की भी जो टेम्परेचर सराउंडिंग का है वो भी फ़ौरन डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो है क्या फ़ील करते हैं, ठंडक फ़ील कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ऐसे आपको दूंगी कि जब से हम हॉस्पिटल जाते हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो हमारे नर्स जो आके हमारे हाथों में स्पिरिट लगाती है, वेंस पे स्पिरिट लगाती है, जिसकी वजह से वो जगह हमें थोड़ी देर के लिए कूल इफ़ेक्ट करती है। क्यों वो कूल इफ़ेक्ट क्यों करती है, कूलिंग इफ़ेक्ट हमें क्यों आता है, रीज़न ये है कि उस जगह पे जो एनर्जी होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस जगह पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे। जब एनर्जी कम होगी तो पेन नहीं फील होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि किस वजह से आपके पास हम कैसे कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। व्हेन वी ड्रॉप ऑफ अल्कोहल, अब अपने हाथ पे, पाम कहते हैं हथेली को, इसमें आप थोड़ा सा परफ्यूम या अल्कोहल डाल दें तो आप थोड़ी देर में देखेंगे आप उसको कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अल्कोहल तो सारा एवोपरेट हो जाएगा, सारा वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन उस वेपोराइजेशन में हमें क्या फ़ील होगा, ठंडक हमारे हाथों में, कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आ जाइए बेटा इसके फैक्टर्स के ऊपर। इसके फैक्टर्स आपके पास सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ये आपके पास तीन आपके पास मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया की बात करते हैं। एवोपरेशन का बेसिक जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा एवोपरेशन होगी, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, एक बोल है उसमें आप वाटर रख लें और एक बड़े टब है उसमें आप वाटर रखें, तो किस में एवोपरेशन ज़्यादा होगी, टब में ज़्यादा होगी एवोपरेशन, ठीक है। और जो आपके पास बोल है उसमें एवोपरेशन कम होगी, ओके। इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखें, हम लोगों को ये तो अक्सर आप लोगों ने भी किया होगा, मैं भी करती हूँ, ठीक है। एक सॉसर ले लें, जब हमें जल्दी होती है हम चाय को सॉसर में डाल के जब ठंडा करते हैं, क्योंकि कप में का वॉल्यूम कप का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है और सॉसर का एरिया ज़्यादा होता है, तो उसमें जब हम चाय रखते हैं और उसे ठंडा करते हैं तो वो जल्दी ठंडी होती है, तो हम इस तरह चाय ज़्यादा पी लेते हैं, ठीक है। चाय हम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये क्या होता है आपके पास, ये एक सरफेस एरिया की एग्जांपल है कि अगर आप कोई चीज़ बड़ी स्पेस में रखेंगे, बड़े कंटेनर में रखेंगे, तो वो बहुत जल्दी एवोपरेट होगा एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। अब टेम्परेचर है, पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एवोपरेशन और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं या अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। अगर वो ब्रेक होंगी तो क्या होगा, एवोपरेशन जल्दी होगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपके पास ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स है।
वो मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ ऑपरेशन में, तो आप वही लिख सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा वीक फोर्सेस होती हैं, सबसे ज़्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। और हम लोगों ने ये उसमें पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में इनको डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। ये जैसे जैसे आपके पास रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है, आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कम होती जाती हैं, या ये कहना चाहिए कि रेट ऑफ एवोपरेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती रहेंगी। अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो एवोपरेशन क्या होगा, लेसर होगा। इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवोपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने परफ्यूम की एग्जांपल दी हुई है, तुम लोग अल्कोहल भी कर सकते हो। परफ्यूम का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, इसलिए क्या होता है कि ये बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं सरफेस से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।